नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी वर्णिका का 5वां और अंतिम चैप्टर, जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। दोस्तों, ये जो कहानी है वो राजस्थानी भाषा में लिखी गई है और इसके जो लेखक है वो सावर दैया है। सावर दैया का जन्म 10 अक्टूबर 1948 ईस्वी को राजस्थान के बीकानेर में हुआ था और इसकी मृत्यु 30 जुलाई 1992 ईस्वी को हुई थी। सावर दैया राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं और ये जो कहानी हम अभी पढ़ रहे हैं, धरती कब तक घूमेगी, ये समकालीन भारतीय साहित्य से ली गई है और ये एक सामाजिक कहानी है। और ये जो कहानी है धरती कब तक घूमेगी, ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई है और इस कहानी को जिसने हिंदी में अनुवाद किया है वो सावर दैया ही है। मतलब कि इस कहानी को सावर दैया ने पहले राजस्थानी भाषा में लिखी है और बाद में इन्होंने ही इस कहानी को हिंदी में अनुवाद किया था। अब देखो, ये कहानी है एक परिवार की और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है सीता। इस कहानी में कई सारे पात्र हैं, तो सबसे पहले हम सभी पात्र को देखते हैं, फिर आगे हम इस कहानी की ओर चलेंगे। तो ये है सीता, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। सीता के जो पति है वो इस दुनिया में नहीं है। सीता के 3 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम कैलाश है, दूसरे बेटे का नाम नारायण है और तीसरा जो सबसे छोटा बेटा है उसका नाम बिज्जू है। तीनों बेटों की शादी हो चुकी है। कैलाश की जो पत्नी है उसका नाम राधा है, नारायण की जो पत्नी है उसका नाम भवरी है और जो बिज्जू की पत्नी है उसका नाम पुष्पा है। अब देखो, इन सब के बच्चे भी है, लेकिन किताब में नहीं दिया गया है कि इनके कितने बच्चे हैं। तो हम मान लेते हैं कि इन सब के 2-2 बच्चे हैं, यानी कि कैलाश के 2 बच्चे हैं, नारायण के 2 बच्चे हैं और बिज्जू के भी 2 बच्चे हैं। अब हम इस कहानी को समझते हैं। तो देखो, सीता के पति इस दुनिया में नहीं है, तो सीता ने अपनी सारी संपत्ति अपने तीनों बेटों में बराबर बांट दिया है। और ये बातें सबको पता है कि किसी भी औरत का अपने पति के बाद सबसे बड़ा सहारा बेटा ही होता है। तो जो सीता थी वो अपने बड़े बेटे कैलाश के साथ रहती थी, उसी के घर में खाती थी, उसी के घर में सोती भी थी। इसी तरह से समय बीत रहा होता है कि अचानक से एक दिन सुबह सुबह चाय पीने के समय में कैलाश अपने दोनों भाइयों को बुलाता है और उनसे कहता है, माँ को रखने और खिलाने का ठेका सिर्फ मैंने ही लिया है क्या? तुमने कौन सा घर में हिस्सा नहीं लिया है? तुम कौन से माँ के बेटे नहीं हो? तुमने भी घर में हिस्सा लिया है और माँ को सिर्फ मैं ही रखूं क्या? ये सारी बातें सुनने के बाद नारायण ने बोला, आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे। कैलाश गुस्से में बोलता है, मैं क्या कहूँ, तुम्हें कौन सा दिखाई नहीं देता है? बिज्जू चुप रहा, वो हमेशा चुप ही रहता था। लेकिन ये जो सारी बातें हो रही थी वो घर के अंदर से सीता देख सुन रही थी और मन ही मन भावुक होकर सोचती है कि देखते हैं अब आगे क्या होता है। एक माँ 3 बेटे 2 वक्त की रोटी। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि इस कहानी का दूसरा नाम एक माँ 3 बेटे 2 वक्त की रोटी भी है। अब देखो, तीनों बेटों ने माँ से बिना पूछे फैसला कर लिया कि एक एक महीना माँ सबके यहाँ रहेगी। तीनों बेटों ने सीता से पूछा तक नहीं कि वो क्या चाहती है, उनकी इच्छा क्या है। यहाँ तक कि ये भी नहीं पूछा कि उनको ये फैसला मंजूर है या नहीं। खैर, अब सीता अपने तीनों बेटों के घर बारी बारी से एक एक महीना रहने लगी। अब देखो, सीता की जो तीनों बहुएं थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। वो जब भी कुछ बोलती तो मानो जैसे दिल को चीर दिया हो। सीता की तीनों बहुएं आपस में बहुत लड़ती झगड़ती थी और जब सीता कुछ कहती तो वे तीनों सीता को ही ताने मारने लगती। यहाँ तक कि जब सीता को खाना दिया जाता था उस समय पर भी ताना मार देती थी। सीता जब अकेली बैठी रहती थी तो वो हमेशा कुछ न कुछ सोचती रहती थी और उन बातों को याद करके उसके आंखों में आंसू आ जाते थे। अब महीना समाप्त होने को आया था, तो सीता एक दिन बैठ के सोच रही थी कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। भरा पूरा घर है, बेटे बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं, मिलने को 2 वक्त की रोटी भी मिलती है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है। सीता के पास एक ओढ़ना था जो मैल से काला हो गया था। उस ओढ़ना को देखकर सीता की आंखों में आंसू आ गए। सीता सोच रही थी कि कहने को तो मैं इनकी माँ हूँ, लेकिन माँ और बेटों के बीच में कोई आत्मीयता ही नहीं बची है। कोई घड़ी भर के लिए मेरे पास नहीं बैठता है। क्या हालचाल है, तबीयत कैसी है, मन प्रसन्न है या नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता है या नहीं, कोई एक बार भी आके नहीं पूछता है। अब देखो, फागुन का महीना था, होली को 2-4 दिन बचे थे, तो नाहर सिंह जी वाले दिन कैलाश के घर में लापसी बनी थी। सीता को खाते समय लगा कि लापसी फीकी है और उनसे खाया नहीं जा रहा है। होली वाले दिन भी घर में लापसी ही बनती थी, लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी राधा ने दाल का हलवा बनाया था। शाम को सीता जब खाने के लिए बैठी तो उनसे बच्चे पूछने लगे, दादी माँ, कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाना खाएंगे क्या? उसी समय कैलाश की पत्नी राधा भी बोली कि दाल का हलवा आपके लिए ही बनाया है।
खूब पेट भर के खाना। ये सुनने के बाद सीता मन ही मन सोचती है, दाल का हलवा हो या रूखी रोटी, खाने का मन हुआ तो 2 कौर ज़्यादा खा लेंगे, नहीं हुआ तो 4 कौर कम। वैसे भी कल नारायण के हिस्से में ही खाना पीना होगा, फिर यहाँ का पानी भी नसीब नहीं होगा, बच्चों के पास आना जाना भी बंद हो जाएगा। अगली सुबह सीता नारायण के हिस्से में चली जाती है। ठीक इसी तरह से जब समय बीतता है तो सीता कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से में, नारायण के हिस्से से बिज्जू के हिस्से में और बिज्जू के हिस्से में से फिर कैलाश के हिस्से में वह इसी तरीके से लुढ़कने लगी। हिस्सा बदलते ही बच्चे खुश होकर सीता के पास आते और कहते, दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएंगी ना, हम साथ साथ ही खाएंगे, एक ही थाली में, ठीक है ना दादी जी। बच्चों के मुंह से ये बातें सुनते ही सीता के आंखों में आंसू आ जाती है और सीता मन ही मन सोचती है, इस नाच समझ बच्चे को भी पता चल गया है कि वह बारी बारी से खाना खाती है। 1 महीना से 1 दिन भी अधिक कोई नहीं रखता है मुझे। अब शाम हो जाता है और जो बच्चे थे वो माई माई रोटी दे वाला खेल खेलने लगते हैं। बच्चों में से एक बच्चा भिखारिन बनकर बारी बारी से दूसरों बच्चों के पास जाकर एक ही बात कहता है, माई माई रोटी दे। उसे जवाब मिलता, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। सीता ये सब देखती है और मन ही मन सोचती है, मेरी स्थिति भी ठीक इसी तरीके से है, मैं भी इसी भिखारन के जैसी हूँ। महीना पूरा होते ही बेटा कह देता है, माँ यह घर छोड़ दूसरा घर जा, और मैं रवाना हो जाती हूँ अगले वाले घर के लिए। अब एक दिन की बात है, सीता उस समय बिज्जू के हिस्से में थी। तो उस दिन नारायण के बेटे का जन्मदिन था। तो नारायण की जो पत्नी थी उसने एक कटोरी में रसमलाई भेजी थी सीता के लिए। सीता रसमलाई का एक टुकड़ा मुंह में रखी ही थी कि बाहर से बिज्जू की पत्नी पुष्पा बोल उठी, अरे उसने अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? जब तुम्हारे हिस्से में माजी थी तब तो रूखी रोटियां खिलाई उन्हें, और आज महारानी जी ने रसमलाई की धौंस दिखाई है। देखी तेरी रसमलाई, जब माजी मेरे हिस्से में हो ना तब अपना रसमलाई अपने ही पास रखना, हमारी जब हैसियत होगी तो हम खुद ही खिला देंगे उन्हें। ये सब सुनने के बाद सीता के आंखों में आंसू आ जाती है और वह मन ही मन सोचने लगती है कि अगर आज मेरे पति अगर जिंदा होते तो क्या ये सब तमाशा वो देख पाते, उनसे यह सब कुछ सहन हो पाता क्या? वो गुस्से में आकर इन लोगों को गालियां देते, थप्पड़ और लात मारते और बोलते, तुम लोगों ने समझ क्या रखा है मुझे, मैं तुम्हारी इन 2 रोटियों के भरोसे बैठा हूँ क्या? अभी भी मेरे में इतनी क्षमता है कि तुम जैसे 20 भिखारियों को रोटी दे दूं। सीता ये सब सोचते सोचते रोने लगती है। अब एक दिन की बात है, सीता उस समय नारायण के हिस्से में थी, लेकिन हुआ ये कि कैलाश की पत्नी राधा को बुखार आ गया था और कैलाश भी नौकरी के काम से बाहर गया था। तो सीता ने 2-3 दिनों तक राधा और उनके बच्चों के लिए रोटी बनाई थी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद बच्चों को लेकर भंवरी और राधा के बीच में झगड़ा हो गया। तो राधा ने कहा, जब बच्चे झगड़ रहे थे तब सास जी वहीं थी, उनसे पूछ लो किसकी गलती है। इतने में भंवरी ने जहर भरा तीर छोड़ा, अरे जा पूछ लिया तुमसे और उनसे। उनसे क्या पूछूं, वो तुम्हारी गुलामी करती फिरती है और खाना खाती है मेरे हिस्से में। गुलामी करवाई वो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम खाना तो खिला देती। ये सब सुनते ही सीता के आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन सोचती है, इनके लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं है, हमेशा लड़ती रहती है। लड़ाई है इनकी और कांटों से घसीटती है मुझे। सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, यह धरती लंबी चौड़ी नहीं है, यह सिकुड़ सी गई है और ये घर भी सिकुड़ गया है। सीता सोचती है कि यह खाता पीता घर है और इस घर में खाने पीने को लेकर ही झगड़ा होता है। एक पेट के लिए इतना झंझट, ये लोग सुबह शाम कुत्ते और गाय को रोटी डालते हैं, फिर मेरी रोटी में ऐसा क्या रखा है जो इन लोगों को इतना सोचना पड़ रहा है। अब देखो, सीता को एक घर से दूसरे घर से तीसरे घर जाते जाते 5 साल हो गए थे और इन 5 सालों में सीता को कोई सुख चैन नहीं मिला। अब देखो, एक दिन की बात है, कैलाश अपने दोनों भाइयों को बुलाता है और कहता है कि यह अच्छी बात नहीं लगती कि माँ 1 महीने बाद इधर उधर लुढ़कती रहे। मेरे ख्याल से यह ठीक रहेगा कि हम तीनों माँ को 50-50 रुपया हर महीने दे दिया करेंगे। माँ के लिए 150 रुपया काफ़ी है, वह खुद ही अपनी रोटी पकाएगी और खाएगी, बाकी हम चाय तो पिलाते ही है, आगे भी पिला दिया करेंगे। तब नारायण ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, मुझे तो मंजूर है। लेकिन आज तो बिज्जू भी चुप नहीं रहा। बिज्जू भी बोला कि हाँ, इधर उधर लुढ़कने से अच्छा है कि वह एक ही जगह पड़ी रहेगी, लेकिन माँ से तो पूछ लो एक बार। फिर उसी में से किसी ने बोला कि माँ आजकल किसी बात के लिए ना नहीं कहती है, उनकी बला से कुछ भी हो चाहे, मूल बात तो ये है कि हमें जचनी चाहिए ये बात। ये सब सुनते ही सीता को लगा कि मानो कमरे में किलो का खेत उगाया और इधर उधर हिलते ही कीले चुभती। लेकिन सीता कुछ नहीं बोली और बारी बारी से तीनों बेटों की ओर निहारने लगी। उनकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया,
वह भीतर ही भीतर बहुत ज़्यादा रोने लगी, लेकिन रोने की आवाज़ उसके मुंह से बाहर नहीं निकला। सीता मन ही मन सोचने लगी कि यहाँ रोटी खाती हूँ तो कौन सा मुफ्त की खाती हूँ। इनके बच्चे की देखभाल करती हूँ, 2-4 बर्तन भी साफ करती हूँ, लेकिन ये 50-50 रुपये इस काम की मजदूरी दे रहे हैं क्या? जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगी। दुनिया में काम की कौन सी कमी है? नहीं होगा तो किसी के घर बर्तन ही साफ करके रोटी खा लूँगी। सवाल तो रोटी का ही है। अब अगले दिन सीता ने अपने 2-4 कपड़ों की गठरी बांधी और अंधेरे में ही घर को छोड़ के निकल गई। इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो कोई अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। आज आकाश अनंत था, धरती बहुत ही बड़ी थी। वह रास्ता बहुत ही चौड़ा था जिस पर वो रवाना हुई थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके चारों ओर खुली हवा थी और उसे घुटन महसूस नहीं हो रही थी। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और इस कहानी की भी यहाँ पर सैड एंडिंग होती है, क्योंकि माँ को अपना ही घर छोड़ना पड़ता है। खैर, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और ये जो चैप्टर है वो वर्णिका बुक की अंतिम चैप्टर है, तो यहाँ पर पूरी वर्णिका भी ख़त्म हो जाती है। अब इसके पांचों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो जल्दी आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।